सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं राजभाषा के बारे में। एक बहुत उलझन भरी हुई है लोगों के मन में कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या एक ही शब्द है, क्या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या फ़र्क है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, राजभाषा का उल्लेख कहाँ कहाँ है, टोटल बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने मुद्दे की ओर लौटते हैं। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हमारा संविधान बन रहा था
तो दो शब्दों पे चर्चा हो रही थी, एक था नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज यानी कि संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या होगी, यानी कि जो केंद्र सरकार के अंडर में जो भी काम होंगे वो कौन सी भाषा में होंगे, कौन सी भाषा संघ की रखी जाएगी, नेशनल लैंग्वेज। और दूसरा शब्द था स्टेट लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा, यानी कि राज्य की भाषा। अब दो शब्दों में चर्चा हो रही थी, यानी कि एक तो हम, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने अपनाया हुआ है, तो हम हमारी भाषा को राज्यों पे थोप तो सकते नहीं, तो हमने दो कॉन्सेप्ट रखे, एक संघ की भाषा, दूसरी राज्य की भाषा या फिर राज्यों की भाषा, नेशनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज। लेकिन जैसे ही नेशनल लैंग्वेज की बात हमने की तो बहुत सारे राज्यों ने कहा कि नहीं, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज के रूप में हमारे पास भाषा कौन सी थी, हिंदी, कि हिंदी क्या होगी, राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन जैसे ही हिंदी को राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात आई, बहुत से राज्यों ने, संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों ने, बेसिकली जो साउथ से जो थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो दूसरा जो शब्द है स्टेट लैंग्वेज, यानी कि राज्यों की भाषा, इसी को हमने क्या बना दिया, राजभाषा, यानी कि इसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जो स्टेट लैंग्वेज थी, क्योंकि अब देखिए दोबारा से समझिए, जब संघ की भाषा की बात कर रहे हैं और हिंदी को संघ की भाषा बनाने की बात कर रहे हैं तो सभी लोग सहमत नहीं है। इसका मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकती। फिर राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं को उनकी राजभाषा बना दिया जाए, बिल्कुल बना दिया जाए, इस पे सभी सहमत थे कि भाई जो जैसे राजस्थान है तो उसकी भाषा को उसकी राजभाषा बना दी जाए, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, यूपी है, एमपी है, उनकी जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको उनकी राजभाषा बना दिया जाए, इससे सभी सहमत थे। तो फिर अब बात है कि संघ की भाषा फिर कौन सी होगी, तो संघ के लिए फिर हमने कौन सा शब्द यूज किया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कि संघ की राष्ट्रभाषा तो नहीं होगी, लेकिन उसके क्या शब्द लिया हमने, राजभाषा, यानी कि राजभाषा होगी। और आपको बता दूं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क क्या है? अब बहुत सारे मित्र पूछ लेते हैं अक्सर कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फर्क है। अगर हिंदी राजभाषा है तो इसको हम राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कह सकते, और अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाती है तो फिर राज्यों को जो दिक्कत है वो क्या दिक्कत है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या फर्क है। देखिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की तो इसका मतलब है कि पूरे राष्ट्र, पूरे भारत संघ के लिए एक ही भाषा होगी, हिंदी। अब जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की, इसका मतलब क्या है कि चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, चाहे एमपी है और चाहे भारत है, एक ही ध्वज होगा। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की, तो इसका मतलब, अब राष्ट्रीय पक्षी की अगर मैंने बात कर ली है तो इसका मतलब कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है और सभी राज्य उसको मानेंगे। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, सभी राज्य उसको मानेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय गान है। उसी तरीके से राष्ट्रीय भाषा भी कॉन्सेप्ट आ गया, और राष्ट्रीय भाषा का मतलब है कि सभी राज्यों को उससे सहमत होना पड़ेगा, सभी राज्य उसको समर्थन देंगे। सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी होगी, सभी राज्य हिंदी में तो काम करेंगे ही करेंगे, यानी अनिवार्य हो जाएगा कि उनके हाई कोर्ट का, उनके विधानमंडल का जो भी कोई काम है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई नोटिस है, वो हिंदी में प्रकाशित होगा, ये तो बाध्यता हो जाएगी। प्लस में वो अपने जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन हिंदी अनिवार्य हो जाता। लेकिन इससे बहुत सारे राज्य के विधानमंडल सहमत नहीं हुए, संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य इससे सहमत नहीं हुए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप हिंदी को हमारे पे थोप नहीं सकते। इसका मतलब कि राष्ट्रीय भाषा जो कॉन्सेप्ट था वो धरातल पर लागू नहीं हो सका। फिर कहा कि क्या, फिर इसकी जगह दूसरा कॉन्सेप्ट आया राजभाषा। क्या पूछा गया कि क्या हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए, क्या बोले राजभाषा बना दिया जाए। अब राजभाषा का क्या मतलब है कि जो सरकारी कामकाज हैं वो हिंदी में होंगे, लेकिन जो राज्य हैं उनको भी हिंदी में ही कामकाज करना होगा, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, जो भारत संघ है और जो संघ के जो मामले हैं, केंद्र के जो मामले हैं, उनका जो काम होगा हिंदी में होगा, प्लस में इसमें सहायक राजभाषा रखी गई अंग्रेजी, या फिर अंग्रेजी में होगा। हालांकि हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में मानी जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अंग्रेजी राजभाषा है और हिंदी सहायक भाषा है।
सैद्धांतिक तौर पर तो हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी उसकी सहायक भाषा के रूप में काम करती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वास्तव में तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा सब कुछ अंग्रेजी ही है और हिंदी का तो नाम है ही नहीं बेचारी का। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस जारी करता है, विधानमंडल में कोई बिल रखा जाता है, संसद में कोई बिल रखा जाता है, संसद का कोई अधिनियम है, वो पूर्णतः इंग्लिश में ही होता है। तो इसका मतलब सैद्धांतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इंग्लिश उसकी सहायक राजभाषा है। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या फ़र्क होगा कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा होती है तो पूरे भारत संघ को, उसके सभी राज्यों को, उसके सभी केंद्र शासित प्रदेशों को, सभी को हिंदी को तो अनिवार्य अपनाना ही पड़ेगा। प्लस वो हो सकता है कि उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उनको अपनाने की उनको अनुमति दे दी जाए। लेकिन अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो वो जो राज्य की विधानमंडल हैं वो अपनी मर्जी से अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में चुन सकते हैं। तो राजभाषा के भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक संघ की राजभाषा, एक राज्यों की राजभाषा। बहुत सारे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी ना होकर अलग अलग कई भाषाएं हैं, हम उनका जिक्र करेंगे। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और एक बात और है कि संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषा अलग अलग हो सकती है और अलग अलग है, हम आगे जिक्र करेंगे। फिर बात करते हैं कि जो राजभाषा हिंदी का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया। तो आपको पता है कि संविधान सभा की एक समिति थी जिसको बोलते हैं नियम समिति, और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस नियम समिति ने अनुशंसा की कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा रहा तो कम से कम इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए। और बाद में क्या किया गया, आपको आइडिया है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। संविधान में इसका उल्लेख किया गया, भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का कॉन्सेप्ट उल्लेखित है। 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 17। कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 343 से 351। राजभाषा हिंदी को संविधान में उल्लेखित करने की अनुशंसा कौन सी समिति द्वारा की गई, तो नियम समिति द्वारा। और राजभाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो संघ की भाषा, या कह सकते हैं संघ की राजभाषा। फिर अब दूसरा पढ़ेंगे राज्यों की राजभाषा, या इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय राजभाषा। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी है। और चौथा हम पढ़ेंगे राजभाषा के संदर्भ में कौन कौन से निर्देश हमारे संविधान में उल्लेखित हैं और क्या कुछ उल्लेखित है। ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे संघ की राजभाषा। संघ की भाषा क्या है, कौन से अनुच्छेदों में उल्लेखित है, तो 2 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे इसमें, 343 और 344। राज्यों की भाषा में पढ़ेंगे 345, 346 और 347। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हम पढ़ेंगे 348, 349। हालांकि 349 को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि 349 आजकल प्रक्रिया में नहीं है। और फिर राजभाषा के संदर्भ में जो निर्देश हैं वो है 350, 350A, 350B और 351। इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो पहले हम शुरू करते हैं संघ की भाषा, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि 343 से 351 तक राजभाषा के कॉन्सेप्ट का उल्लेख है, लेकिन अगर प्रॉपर से अनुच्छेद पूछे कि किस अनुच्छेद में ये बात उल्लेखित है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी,
तो ये उल्लेखित है 343 में। इसमें यह भी लिखा है कि हिंदी भाषा है, इसमें लिपि भी लिखी है। और लिपि कौन सी होगी मित्रों? लिपि होगी देवनागरी। और इसमें एक बात और लिखी है कि अगर बात करते हैं अक्षर की, यानी 1 2 3 4 5 की बात करते हैं, तो वो हिंदी में नहीं लिखे जाएंगे। उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अक्षरों का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे हिंदी में तो 3 4 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे 3 लिखा जाएगा, ऐसे 4 लिखा जाएगा, ऐसे 5 लिखा जाएगा। हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे इसका 3 4 5 6 इसका। यानी जब भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन जब हम अक्षरों की बात करेंगे, इन शब्दों की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे, तो संख्या में हमें क्या करना होगा? हिंदी संख्या का यूज नहीं करेंगे। तब हम अंतर्राष्ट्रीय जो संख्याएं हैं 3 4 5 6 इनका प्रयोग करेंगे। यानी हिंदी लिखते लिखते हम बीच बीच में अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी प्रयोग करेंगे जब बात आएगी संख्या की। तो अनुच्छेद 343 में हमने पढ़ लिया कि हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, और जो संख्याओं का जब हम प्रयोग करेंगे तब अंतर्राष्ट्रीय संख्या 1 2 3 4 का हम प्रयोग करेंगे। इसमें यह भी लिखा गया था कि संविधान जब लागू होगा और संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हिंदी का प्रयोग शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ऐसा हमें लगता है कि भाई अभी इंग्लिश का प्रयोग और किया जाना चाहिए, तो संसद विधि बनाकर संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी और इंग्लिश को कामकाज के रूप में जो भाषा है, इंग्लिश को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। संविधान लागू होने की तिथि से लेकर आगामी 15 वर्ष तक तो इंग्लिश को ही हम कामकाज की भाषा रखेंगे। उसके बाद हिंदी कामकाज की भाषा हो जाएगी। लेकिन अगर उसके 15 वर्ष के बाद भी अपने को लगता है कि नहीं, अभी कुछ टाइम और इंग्लिश में ही कामकाज किया जाना चाहिए, तो संसद कानून बनाकर इस टाइम पीरियड को और बढ़ा सकती है। और जैसे आपको पता है 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 15 वर्ष की अवधि 1965 में कंप्लीट होने वाली थी। तो 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बनाया गया। और इस एक्ट में कहा गया कि जो संघ की भाषा होगी, जो राजभाषा होगी, वो हिंदी होगी, प्लस जो इंग्लिश है वो सहायक भाषा के रूप में या फिर सहायक राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। और लिपि इसमें बता दी, हिंदी जब है तो उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये एक्ट बनाया गया 1963 में। शब्दों को समझते जाना जरा। अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी और संख्या अंतर्राष्ट्रीय होगी। फिर हम पढ़ रहे हैं कि जैसे 15 वर्ष पूरे होने वाले थे 1965 में, तो 1963 में संसद ने कानून बनाया राजभाषा अधिनियम 1963। और इस अधिनियम में लिखा कि हिंदी तो संघ की राजभाषा होगी अब, और इंग्लिश सहायक भाषा होगी। यानी दोनों को प्रयोग करेंगे, इंग्लिश को भी प्रयोग करेंगे और हिंदी को भी प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में 1967 में इस एक्ट में संशोधन किया गया, संशोधित राजभाषा अधिनियम 1967, जिसमें कहा गया कि अगर हिंदी और इंग्लिश में से अपने को इंग्लिश हटानी है तो इसके लिए सभी राज्यों के विधान मंडल एक संकल्प पारित करें कि हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, आज के बाद हम इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे। 28 राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानमंडल है, जैसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो ये 31 के 31 विधानमंडल एक संकल्प पारित करें अलग अलग अपने बहुमत से कि भाई हिंदी को हम राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए तैयार हैं और इंग्लिश को हम छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा? सहायक राजभाषा जो इंग्लिश है इसको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। और मित्रों आपको बता दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। साउथ के जो राज्य हैं वो कभी भी हिंदी को राजभाषा के रूप में या हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने के लिए स्वीकार नहीं है, और वो कभी भी इंग्लिश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो शायद आप ये मान के चलो कि इंग्लिश जो एक सहायक राजभाषा है, हालांकि मैं कह चुका हूं सहायक नहीं है, प्रैक्टिकली तो सब कुछ इंग्लिश ही है। हिंदी का वर्चस्व तो बेचारी का बहुत कम है इसकी बात देखें तो। इसलिए इंग्लिश को शायद इस सहायक राजभाषा का दर्जा समाप्त हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल
344। आर्टिकल 344 बात करता है राजभाषा आयोग की कि भाई हम अगर राजभाषा हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसमें सुधार के लिए, इसके विकास के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए एक आयोग तो होना चाहिए, इसके संरक्षण के लिए एक आयोग तो होना चाहिए, वो है राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 344 में ये लिखा गया था संविधान में कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे, देखिए शब्दों को समझना, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 5 वर्ष जैसे पूरे होंगे यानी कि 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाता रहेगा। यानी कि अगर 1955 में हो गया है तो उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1975 में, 85, 95, 2005, ये सब ऐसा चलता रहेगा। शब्दों को समझते जाना, क्योंकि प्रश्न कैसा बन सकता है, सत्य असत्य में आ जाएगा। जैसे आपके सामने एक वाक्य रख दिया जाएगा कि अनुच्छेद 344 के तहत संविधान लागू होने के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, तो गलत है मित्रों। 10 वर्ष पूरे होने पर नहीं, 5 वर्ष पूरे होने पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद 10-10 वर्षों बाद राजभाषा आयोग गठित किए जाते रहेंगे और ये काम कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। क्लियर? तो 1955 में ये मान के चलो कि हमारा पहला राजभाषा आयोग बना। अब इस राजभाषा आयोग में सदस्य कितने होंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए सदस्य, तो इसमें एक तो मित्र होगा अध्यक्ष और इसमें होंगे कुल सदस्य कितने होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाकी सदस्य कितने होंगे तो आपको यहां पर याद करना होगा हमारी 8th शेड्यूल को। 8th शेड्यूल जो कि रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी कि ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं की बात करती है अनुसूची 8, जिनको संविधान ने मान्यता प्रदान कर रखी है। और आपको आइडिया है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं मित्रों? 22 भाषाएं हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे? 22। प्रत्येक भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य राजभाषा आयोग में रहेगा। इसको फिक्स नहीं कह सकते। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजभाषा आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं तो 22-23 न कहें आप ये कहें कि इतने सदस्य होंगे जितने 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 हैं तो 22 सदस्य होंगे। कल को मान लेते हैं 25 हो जाती है, 28 हो जाती हैं, 30 हो जाती हैं भाषाएं, तो सदस्य भी क्या हो जाएंगे? उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो सदस्य उतने होंगे जितनी 8वीं अनुसूची में लिखी हुई भाषाएं हैं और एक अध्यक्ष होगा। क्लियर? अब 1955 में हमने बात की है कि प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष थे मित्रों BG खैर, बाल गंगाधर खैर इसके अध्यक्ष थे और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी थी 1956 में। बाकी 1965, 75, 85 में कौन बना ये कोई मायने नहीं रखता। आपको इतना ख्याल रखना होता है कि सबसे पहला कौन है और करंट में कौन होता है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय थोड़ा सा देख लेना कि उस समय के राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खैर और उन्होंने अपनी रिपोर्ट, उस प्रथम आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो रखी थी 1956 में रखी थी। ये कुछ एक आंकड़े आपको याद रखना है। 344 का जो क्लॉज 2 है वो बात करता है कि आयोग करेगा क्या। इस आयोग के, राजभाषा आयोग के कार्य क्या होंगे। और मैंने आपको बताया जैसे अल्पसंख्यक आयोग था, हमने पढ़ा, महिला आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो इन आयोगों का मुख्य काम क्या होता है कि जिस वर्ग के लिए गठित किए गए हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना। अब ये है राजभाषा आयोग, तो ये क्या करेगा? यानी कि राजभाषा का विकास हो, राजभाषा का प्रचार प्रसार हो, राजभाषा का संरक्षण हो, ये तो करना होता है। और क्या करेगा? देखिए कार्य में क्या है। पहला क्या है कि हिंदी जो राजभाषा है हमारी उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। और अधिक से अधिक प्रयोग कैसे होगा इसके लिए सुझाव देना। यानी राजभाषा आयोग क्या कहेगा कि भाई हिंदी का पहली बात तो अधिक से अधिक प्रयोग करें, लेकिन कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें, इसके लिए सुझाव देगा, रिकमेंडेशन रखेगा कि ऐसे ऐसे हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग हो, अंग्रेजी का कम से कम प्रयोग हो, इसके लिए सुझाव देगा। और देखिए मित्रों, ये बड़ी विचित्र बात है कि जब आप हिंदी बोल रहे हैं
और बीच बीच में आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कद बड़ा हो जाता है कि हाँ भाई आप इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं बीच बीच में। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और बाई चांस आपको वहाँ पर एक शब्द भी हिंदी का प्रयोग करना पड़ जाए तो आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है कि आप इसको इंग्लिश ही नहीं आती। तो हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बराबर होनी चाहिए ना। अगर आप हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोल रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये बड़ा विचित्र सा एक मुद्दा है, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोलो तो शान है और इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलो तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल गया बीता है, इसको कुछ आता ही नहीं है। खैर, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए सुझाव देना कि भाई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी निर्णय आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं। लेकिन उस संदर्भ में सुझाव दे सकता है आयोग कि भाई इन जो मामलों को आप निर्णय देते हैं इनका हिंदी में भी कॉपी होनी चाहिए या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में भी इसकी कॉपी होनी चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव दे सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आयोग होते हैं इनकी जो सिफारिशें होती हैं वो केवल और केवल मतलब सिफारिश ही होती है, उसको मानना किसी तरीके से बाध्य नहीं होता। चौथा है इसमें कि संघ सरकार और राज्य सरकारें आपस में कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करती है, कौन सी भाषा में करती है, या एक राज्य का दूसरे राज्य से जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, जो उनकी बातचीत है, पत्राचार है, वो किस भाषा में है। तो उसके लिए भी आयोग सुझाव देगा कि भाई अगर संघ सरकार को केंद्र सरकार से किसी भी तरीके से बातचीत करनी है, पत्राचार करना है तो कौन सी भाषा का प्रयोग करे, कितना प्रयोग करे। और अगर दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में कोई बातचीत करनी है, उनका पत्राचार का कोई मामला है तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए, उसके बारे में सुझाव देना। तो ये सारे आयोग के कार्य हैं। उसके बाद है कि जैसे ही आयोग ये कार्य करता है तो उसके बाद आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट तैयार करता रहता है। और आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है मित्रों, वो किसको सौंपता है, प्रेसिडेंट को। हमेशा ही कोई भी आयोग है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो सभी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। परंतु इसमें क्या है कि ये जो आयोग है ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखवाते हैं, संसदीय समिति के समक्ष रखवाते हैं इस पे चर्चा करने के लिए। दूसरा है मित्रों प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। और इसमें हमने तीन अनुच्छेद पढ़ने हैं, 345, 346 और 347। ये तीन, क्योंकि 343 और 344 तो हमने संग में पढ़ लिए, अब अपने को पढ़ने हैं 345, 346 और 347। और पहला हम पढ़ते हैं 345। आर्टिकल 345 ये उल्लेखित करता है कि जिस तरीके से संघ की एक राजभाषा है उसी तरीके से आर्टिकल 345 सभी राज्यों को ये अधिकार देता है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत काम काज के लिए अपनी राजभाषा का चयन कर सकते हैं कि वो किस भाषा में अपना काम काज संपादित करना चाहेंगे। वो अपनी भाषा चाहे वो राजस्थानी रखें, पंजाबी रखें, उर्दू रखें, तमिल, तेलुगु, मराठी, जो भी उनकी भाषा है उसको रख सकते हैं, या वो हिंदी भी रख सकते हैं, वो चाहें तो अंग्रेजी रख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। वो पूर्णतः राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है कि वो किस भाषा को अपने कामकाज के रूप में यानी कि राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाना चाहेंगे। वो चाहे तो हिंदी को रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश को रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो उनकी क्षेत्रीय भाषा जो भी है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने सरकारी कामकाज के लिए। अनुच्छेद 345 में सेकंड क्लॉज ये कहता है कि अगर किसी राज्य ने किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं किया है, यानी न तो उसने हिंदी के बारे में कहा कि भाई ये मेरी राजभाषा है, न उसने इंग्लिश के बारे में कहा, न ही उसने कोई अन्य किसी भाषा के बारे में कहा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हिंदी उसकी राजभाषा होगी? क्या उसकी भाषा अंग्रेजी होगी? क्या उसकी राजभाषा उसकी कोई भी क्षेत्रीय भाषा होगी? या इनमें से क्या होगा? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है कि अगर किसी भी राज्य के विधानमंडल ने
औपचारिक रूप से ये घोषणा नहीं की है कि उसकी राजभाषा कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की राजभाषा कौन सी भाषा मानी जाएगी? नंबर 1 अंग्रेजी मानी जाएगी, नंबर 2 हिंदी मानी जाएगी, या अंग्रेजी और हिंदी दोनों मानी जाएगी, या फिर अन्य जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है वो मानी जाएगी। तो मित्रों यहाँ पे बड़े मजे की बात है, तब उसकी राजभाषा मानी जाएगी अंग्रेजी, हिंदी नहीं मानी जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भी नहीं मानी जाएगी, केवल और केवल अंग्रेजी मानी जाएगी। अगर किसी राज्य ने औपचारिक रूप से ये घोषणा नहीं की है कि उसकी राजभाषा ये है, मान लेते हैं हम बात करते हैं राजस्थान की, और राजस्थान ने तो हालांकि हिंदी को राजभाषा माना हुआ है, यूपी एमपी ने भी ये हिंदी को माना हुआ है, लेकिन अगर मान लेते यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसने ये उसके विधानमंडल ने ये घोषणा नहीं की है, ये बताया नहीं है कि उसकी राजभाषा कौन सी है, तब उसकी राजभाषा इंग्लिश होगी। अगर उसने बता दिया है कि हिंदी है या फिर तमिल है, तेलुगु है, जो भी है, तो वो भाषा उसकी राजभाषा के रूप में मानी जाएगी। 345 का जो नेक्स्ट क्लोज है वो ये कहता है कि मान लेते हैं कि ये एक राज्य है और इस राज्य ने अपना कम्युनिकेशन स्थापित करना है संघ के साथ, केंद्र सरकार के साथ, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? या फिर मान लेते हैं कि ये एक राज्य है और इस राज्य ने अपना कम्युनिकेशन स्थापित करना है किसी अन्य राज्य के साथ, तो इनका कम्युनिकेशन के लिए भाषा कौन सी होगी? या मान लेते हैं ये कुछ राज्य हैं और इन कुछ राज्यों ने मिलकर संघ सरकार के साथ संप्रेषण करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इनकी भाषा कौन सी होगी? तो आर्टिकल 345 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी राज्य ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करनी है, पत्राचार करना है, या फिर किसी राज्य ने अन्य राज्य के साथ बातचीत करनी है, तो ऐसी स्थिति में जो लैंग्वेज माध्यम बनेगी वो कौन सी होगी? जो संघ की राजभाषा है वो होगी। अब संघ की राजभाषा अगर आज हिंदी है तो हिंदी है, अगर कल को मान लेते हैं संघ की राजभाषा इंग्लिश बन जाती है तो इंग्लिश, और अगर मान लेते कल को संघ की राजभाषा कोई और भाषा बन जाती है, संस्कृत बन जाती है मान लीजिए, तो संस्कृत में उनको बात करनी पड़ेगी। क्या है कि अगर किसी राज्य ने, मान लेते हैं राजस्थान ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बातचीत करनी है, कोई पत्राचार करना है, पत्राचार का मतलब मान लेते कोई पत्र लिखा गया है या उधर से पत्र आया है, तो ऐसी स्थिति में भाषा जो होगी, जो मीडियम जो रहेगा, वो राजभाषा जो है, वो भी राजभाषा कौन सी? संघ की। अब राज्य की राजभाषा चाहे कोई भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब संघ की जो राजभाषा है उसी को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की जाएगी। अब मान लेते 2 राज्य हैं, एक राजस्थान है मान लेते हैं और एक यूपी मान लेते हैं, इन्होंने आपस में बात करनी है, तो कौन सी भाषा में करेंगे? हो सकता है कि इसकी राजभाषा कुछ और हो, इसकी राजभाषा कुछ और हो, लेकिन जब ये आपस में बातचीत करेंगे तब इनको संघ की राजभाषा को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि ये एक राज्य है और इसने किसी अन्य राज्य से बात करनी है और ये चाहते हैं कि संघ की राजभाषा को भी न फॉलो किया जाए, तब ये दोनों राज्य की विधानमंडल संकल्प पारित करेंगे कि अगर हमें आपस में बातचीत करनी है तो हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे। कोई तीसरी भाषा का वो नाम ले सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि राजस्थान है, या मान लीजिए महाराष्ट्र है, और दूसरा मान लीजिए कर्नाटक है। इन राज्यों ने आपस में बातचीत करनी है, लेकिन अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि अगर ये आपस में बात करेंगे तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? संघ की राजभाषा को, यानी कि हिंदी को। लेकिन ये चाहते हैं हिंदी का प्रयोग नहीं करना, तो ये आपस में समझौता करते हैं कि भाई हमें कौन सी भाषा में बात करनी चाहिए, और मान लेते हैं कि कन्नड़ भाषा पे इनका फैसला हो जाता है, समझौता हो जाता है कि भाई कन्नड़ भाषा में अपनी बातचीत करेंगे, तो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की विधानमंडल इस संदर्भ में संकल्प पारित करेंगे कि जब भी महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बात करनी होगी वो कन्नड़ में करेंगे, वो हिंदी में नहीं करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। और 345 का नेक्स्ट क्लोज कहता है कि मान लेते हैं ये एक राज्य है और इसने अभी तक किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन इसका एक हिस्सा है, मान लेते ये वाला हिस्सा है इसका, जो कि एक भाषा विशेष को बोलता है, और ये हिस्सा है मान लेते हैं कुल जनसंख्या का 60% है या उससे अधिक है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकते हैं कि भाई इस राज्य की जो राजभाषा है वो इस भाषा को बनाया जाए। एग्जाम्पल देख देता हूं, मान लेते हैं राजस्थान है और मान लेते हैं कि राजस्थान की 40% जनता तो बोलती है हिंदी,
और 60% जनता बोल रही है राजस्थानी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस राज्य के विधानमंडल को यह निर्देश दे सकते हैं कि आप राजस्थानी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करें। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा को राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा फॉलो कर रहा है, बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकते हैं। इसका उल्लेख भी 345 में है। तो 2-3 बातें हो गई। प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा होगी। अगर राज्य ने अपनी राजभाषा की घोषणा नहीं की है तो तो इंग्लिश उसकी राजभाषा होगी। संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य बातचीत करनी है तो संघ की राजभाषा को फॉलो करना पड़ेगा। 2 राज्यों ने आपस में बातचीत करनी है तो संघ की राजभाषा को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 राज्यों के विधानमंडलों ने संकल्प पारित कर दिया है तो वो संघ की राजभाषा के अलावा किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें पढ़ा है कि एक राज्य विशेष में अगर कोई जनसंख्या है और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किसी भाषा का बोलता है तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में निर्देश जारी कर सकते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं मैं। 345 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा होगी और किसी राज्य ने अगर अपनी राजभाषा का उल्लेख नहीं किया है तो इंग्लिश उसकी राजभाषा होगी। 346 कहता है कि जब संघ सरकार को राज्य सरकारों से बातचीत करनी है या एक राज्य सरकार को किसी दूसरे राज्य सरकार से बात करनी है तो उनका जो मीडियम होगा वो संघ की राजभाषा होगी। लेकिन अगर 2 राज्यों के विधानमंडलों ने इस संदर्भ में संकल्प पारित कर दिया है तो उसके लिए वो किसी भी अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में क्या प्रावधान है। 2 अनुच्छेद हैं इसके बारे में, 348 और 349। हम देखते हैं 348 में क्या लिखा है। 348 में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी काम अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, इंग्लिश भाषा में ही होंगे। इसके लिए हिंदी का प्रयोग नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में तो हम हिंदी का प्रयोग कर ही नहीं सकते। हाँ, हालांकि इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर इस संदर्भ में संसद कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए हिंदी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसके निर्णय जो आएंगे, जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशन जारी करेंगे वो इंग्लिश में ही जारी किए जाएंगे। हाँ, एक सहायक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग हो सकता है, वो भी अगर संसद इस संदर्भ में कोई कानून बनाती है तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हिंदी का प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन इंग्लिश का होगा ये जरूरी है। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं और अनुमति लेकर हाई कोर्ट के लिए उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग करने की बात करते हैं तो कर सकते हैं। शब्दों को समझना। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर राज्यपाल किसी राज्य के हाई कोर्ट के लिए, वहां पर इंग्लिश का प्रयोग तो हो ही रहा है, इसके अलावा वहां की रीजनल लैंग्वेज के प्रयोग का भी निर्देश दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कार्यवाही में प्रयोग होने वाली भाषा होगी। लेकिन हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे, हाई कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया है तो उसके लिए मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, वो इंग्लिश भाषा में ही प्रिंट होंगी। इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडलों के जो भी बिल होंगे, जो भी एक्ट होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, ये अनिवार्य है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कोई भी ऑर्डिनेंस इंग्लिश में ही होगा, ये अनिवार्य है। आपने आर्टिकल 120 पढ़ा होगा जिसमें लिखा गया है कि संसद में अगर कोई सांसद, कोई मंत्री बोलना चाहता है तो हिंदी या इंग्लिश में बोल सकता है। 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश में ही बोल सकता है। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति अनुमति देता है तो वो बंदा अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी बोल सकता है। अगर मान लेते हो बेसिकली पंजाब से है तो पंजाबी भाषा बोल सकता है, राजस्थान से है तो राजस्थानी बोल सकता है, अगर मान लेते हैं महाराष्ट्र से है तो मराठी बोल सकता है। लेकिन वो अगर संसद में लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति इस संदर्भ में अनुमति देता है तो, अन्यथा नहीं। 348 हमने पढ़ लिया और मैंने आपको बात कही थी कि 349 वर्तमान में प्रक्रिया में है ही नहीं, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट भी अपना पूरा हो गया। अब नेक्स्ट इसमें बचा है इसके संदर्भ में, राजभाषा के संदर्भ में जो विशेष निर्देश हैं, जिसमें 350 और 351 2 आर्टिकल हैं, 350A और 350B, इसमें आगे 2 क्लॉज हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि निर्देश
और इसके बारे में 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। 350 के आगे 2 भाग हैं, 350A और 350B। विशेष निर्देश में क्या है, हम पहले देखते हैं आर्टिकल 350। अनुच्छेद 350 में उल्लेखित है कि अगर कोई नागरिक अपनी किसी समस्या का समाधान चाहता है और समस्या के समाधान के लिए उसको लिखित में अपनी रिपोर्ट देनी है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा? तो मित्रों, वो नागरिक किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है जिस भाषा से वो संबंधित है। वो अपनी रिपोर्ट अपनी भाषा में लिखेगा। अब हालांकि जिस अधिकारी को वो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको वो भाषा आती है या नहीं आती, ये उस नागरिक की समस्या नहीं है, ये समस्या उस अधिकारी की है। वो उस समस्या के लिए ट्रांसलेटर को लेके आए, उस रिपोर्ट को अपनी भाषा में समझे, फिर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करे। लेकिन उस नागरिक ने अपनी समस्या के समाधान के लिए जो रिपोर्ट देनी है वो अपनी भाषा में दे सकता है, ये उसका अधिकार है। अब मान लेते हैं कि राजस्थान से कोई व्यक्ति है और मान लेते हैं उसकी भाषा है मारवाड़ी है या मेवाड़ी है या डुडांडी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। अब मान लेते हैं कि मारवाड़ी में उसने अपनी रिपोर्ट रख दी, लेकिन जिस अधिकारी को उसने रिपोर्ट रखी है उसको मारवाड़ी आती नहीं है, तो उसको मारवाड़ी नहीं आती तो ये उसकी समस्या है, उस व्यक्ति उस नागरिक की समस्या नहीं है। उसने अपनी बात उस मारवाड़ी भाषा में लिख के उसको दे दी। अब उस अधिकारी ने, जिसका एक काम है, जो भी समुचित अधिकारी है, वो क्या करेगा, पहले इस मारवाड़ी भाषा को, अब मान लेते हैं कि उसको हिंदी आती है, मारवाड़ी नहीं आती, पहले इस मारवाड़ी भाषा की रिपोर्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसकी समस्या को समझेगा, फिर उसकी समस्या का समाधान करेगा। तो आर्टिकल 350 ये कहता है कि नागरिक अपनी समस्या को किसी भी भाषा में रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में किया गया था, इसके द्वारा अनुच्छेद 350 में 2 धाराएं जोड़ी गई, 2 क्लोज जोड़े गए, 350A और 350B। 350A में ये लिखा गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, उनके लिए राज्य ये प्रावधान करेगा कि उनके जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी कि उन पर लोगों पर अन्य कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। अब मान लीजिए जैसे पंजाबी है, पंजाबी भाषाई अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, तो उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पंजाबी भाषा में ही मिले। आर्टिकल 350A ये प्रावधान करता है, भाषाई अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाए। 350A में इसका उल्लेख है। 350B में इस चीज़ का उल्लेख है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए हमें अलग से एक कमिश्नर या आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए एक आयुक्त या फिर जिसको बोलते हैं कमिश्नर, कमिश्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। इसका उल्लेख है 350B में। 350A और 350B दोनों का संबंध ही भाषाई अल्पसंख्यक लोगों से है। 350A में भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिले, राज्य इसका प्रयास करेगा। और 350B में है कि जब कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक आयुक्त या कमिश्नर की नियुक्ति करनी चाहिए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 351 में ये उल्लेख है कि संघ का ये कर्तव्य है कि वो इस तरीके का प्रयास करे कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। संघ सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिले, हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक हिंदी भाषा को प्रयोग किया जाए। संघ सरकार ऐसा प्रयास करेगी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 351 में। और लास्ट है मित्रों 58वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 58वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो हम हिंदी में हमारा जो संविधान पढ़ते हैं उसका उल्लेख किया गया, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान था वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया। और 58वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 394A जोड़ा गया और इसके अंतर्गत ये उल्लेखित किया गया कि इस संविधान की एक कॉपी हिंदी होगी जो कि उतनी ही वैलिड होगी जितना कि इंग्लिश में लिखा गया संविधान है। तो हिंदी में संविधान का अनुवाद होना वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 394A में।
यानी 394 ए स्वयं के बारे में ही है, स्वयं संविधान की बात करता है कि ये संविधान आप पढ़ रहे हैं हिंदी में, ये भी वही संविधान है जो 1950 से पहले, जो हमने 1946 से शुरू करके 1949 तक जो संविधान हमने लिखा था, ये वही संविधान है। बस फर्क इतना है कि वो संविधान जो था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और ये उसका अनुवाद हिंदी में है। तो ये 58वां संविधान संशोधन के तहत इसका उल्लेख किया गया। इसी के साथ ही अपनी जो ये राजभाषा वाली क्लास है कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।